और मुस्लिम आरक्षण पर लालू यादव के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। विरोधियों ने लालू और इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार में आज तीसरे चरण के तहत 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुसलमानों के रिजर्वेशन की वकालत की है। मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। लालू यादव के इस बयान पर जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आरोप लगाया है कि लालू यादव का यह बयान पिछड़ों के खिलाफ है। लालू यादव जी मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मंडल कमीशन ने हिंदू और मुसलमान में जो एजुकेशनली और कल्चरली बैकवर्ड हैं उनके आरक्षण की व्यवस्था की है, ना कि धर्म के आधार पर। मुझे अफसोस है लालू यादव का ये वक्तव्य पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ। और बयान पर बवाल के बाद लालू यादव ने क्या सफाई दी, क्या कहा, सुनिए। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज कई दिग्गजों ने वोट डाले हैं। 11 राज्यों के 93 लोकसभा सीटों पर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, डिम्पल यादव, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आज की वोटिंग की सबसे खास बात यह रही कि पीएम मोदी ने भी आज अपना मतदान किया। उन्होंने गांधीनगर के रानिप में वोट डाला। गांधीनगर सीट से गृह मंत्री अमित शाह चुनाव मैदान में हैं। मुझे पूरा विश्वास है देश भर में आज जहां जहां मतदान है वो सभी मतदाता और गुजरात के मतदाता एक ऐसी सरकार चुनेंगे जो स्थायित्व भी देगी, सुरक्षा भी देगी, समृद्धि भी देगी, गरीबी से मुक्त भारत बनाएगी। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने इस चुनाव को अपने जीवन का अंतिम चुनाव होने का ऐलान किया। मैं अब 77 साल का हो गया, अब अगले लोकसभा चुनाव में 82 साल का हो जाऊंगा। नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए। चिराग पासवान ने अपने पैतृक गांव में वोट डाला और अपनी बड़ी मां का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। और राहुल गांधी ने झारखंड के चाईबासा में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान संविधान की किताब दिखाते हुए राहुल ने कहा कि ये देश की आवाज है, बीजेपी वाले इसे फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। अदानी जी चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। सारे के सारे आदिवासी हैं, चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक जरूरी बात कहने आया हूं। कहते हैं आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस जमीन के पहले मालिक हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर प्रहार किया और कहा कि विपक्ष उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा पा रहा है, इसीलिए संविधान को लेकर भ्रम फैलाने की साजिश रच रहा है। कि मोदी को भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकते। कितना ही चौकीदार चोर बोलो, कोई मानने को तैयार नहीं है। मोदी को देश की सुरक्षा के मुद्दे पर, आतंकवाद के मुद्दे पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है। विदेश नीति की सफलता को देखते हुए उस पर भी बोलती बंद हो जाती है और कहते हैं कि जब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है,
हर मुद्दा मोदी के पक्ष में है तो मोदी को हराना बड़ा मुश्किल है, और ये कांग्रेस वाले कहते हैं। और इसलिए कांग्रेस ने तय किया कि मोदी को झूठे आरोप में फंसाओ, अफवाह फैलाओ, और इसलिए आजकल संविधान को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। इसलिए लोग देश में आग लगाने की बातें कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के खरगोन में पीएम मोदी ने एक बार फिर वोट जिहाद का जिक्र किया और लोगों से एक अहम सवाल किया। आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं, और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। अभिनेता शेखर सुमन और कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में आने के बाद राधिका ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। 2009 में बिहार के पटना साहिब से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जाने माने कलाकार शेखर सुमन ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। उनके साथ कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। पार्टी ने दोनों का स्वागत किया। हम उनका भाजपा परिवार में स्वागत करते हैं, और वैसे ही राधिका खेड़ा जी पिछले कुछ दिनों से अपनी मन की जो आक्रोश है, क्या बातें कांग्रेस कहती है और क्या करती है, इसकी वो खुद जानकारी उन्होंने दी भी है। कांग्रेस की प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा ने कांग्रेस को राम विरोधी बताया। हमेशा से मैं ये सोचती थी, जब लोग कहते थे कि कांग्रेस राम जी की विरोधी नहीं है, क्योंकि हम तो समझते थे कि कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी जी की पार्टी है, जहां पे हर सभा की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी। लेकिन आज की कांग्रेस महात्मा गांधी जी की कांग्रेस नहीं, आज की कांग्रेस राम जी की विरोधी कांग्रेस है। इस मौके पर शेखर सुमन ने कहा कि वो सकारात्मक सोच के साथ बीजेपी में आए हैं। और बीजेपी में शामिल होने के बाद शेखर सुमन ने क्या कहा, सुनिए। इन 15 सालों में क्या बदलाव देश में आपने देखा, आप में किस तरह का बदलाव हुआ और आप यहाँ पहुँचे? ये तो एक बड़ा लंबा विषय है, अगर मैं इस पर बोलने जाऊँ तो बड़ा वक्त जो है वो ज़ाया जाएगा। लोग देख रहे हैं जो बदलाव आया है, उसको बार बार गिनाने की और बताने की भी ज़रूरत नहीं होती। हम महसूस कर रहे हैं कि जहाँ हम 10-15 साल पहले तो उससे कितना आगे बढ़ चुके हैं हर स्तर पे, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे फॉरेन पॉलिसीज़ की बात हो, चाहे भारत की इमेज का जो एक ग्लोबल स्तर पे जिस तरह से इजाफा हुआ उसकी बात हो। बहुत बदलाव आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा बदलाव आए। आप देखेंगे कि शहर के शहर बदल गए, स्मार्ट सिटीज़ आ गए, लोगों को सहूलियतें बहुत मिल रही हैं। ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्ट पे आप देखेंगे मेट्रो शुरू हो रहे हैं, कोस्टल रोड शुरू हो रहे हैं, बुलेट ट्रेन शुरू हो रहे हैं, सड़कों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है, हाईवे को हाईवे से जोड़ा, ये बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज फैसला नहीं हो पाया। इस बीच बीजेपी ने आज केजरीवाल के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की अंतिम जमानत पर फैसला नहीं हो पाया और अब इस मामले में 9 मई को सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि अभी दलील बाकी है, लिहाजा अदालत उनका भी पूरा पक्ष सुने। आज सुनवाई के दौरान ही बीजेपी ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से मिली चुनावी फंड को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन किया और केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। खबरें लगातार आती रही हैं कि अरविंद केजरीवाल जी
और आम आदमी पार्टी के तार खालिस्तानी समर्थक संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बार जो शिकायतकर्ता सबूत लेकर सामने आए हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही गहरा रिश्ता दोनों के बीच में है। कि अरविंद केजरीवाल को 16 मिलियन डॉलर्स दिए गए थे 2014 से 2022 तक। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा इस तरह का पत्र लिखा प्रणब मुखर्जी जी को। दिल्ली के एलजी ने इस मामले में एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है, जिसे आम आदमी पार्टी ने षड्यंत्र करार दिया है। और पुलवामा में रोड शो के दौरान महबूबा मुफ्ती ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत की और कहा कि देश को इस चुनाव से नई उम्मीद है। आज जबकि कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है, जबकि हमारे हजारों नौजवान मुल्क के जेलों में बंद है, जबकि आप यहाँ बात नहीं कर सकते हो, दबाव है इतना ज़्यादा, तो नेचुरल सी बात है, मिलिटेंसी पहले से कम हो गई है, पकड़ दकड़ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इस वक्त लोग जो 2019 के फैसले से बहुत नाराज़ है, इसलिए बड़े बड़े झुंड में बाहर आ रहे हैं ताकि उनको 2019 का जो फैसला है उसके खिलाफ वोट डाल के अपनी नाराज़गी जतलाएं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोगों के बीच में जाती, हमने आपका कहीं टेंट लगा हुआ नहीं देखा, कहीं बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं देखे आपकी कैंपेनिंग में, जो कि बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लोग इसे सराह भी रहे हैं। आप लोगों के बीच जाकर क्या महसूस करें कि लोगों को इस चुनाव से क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहली बात तो हम गरीब जमात है, हमारे पास टेंट लगाने के लिए पैसा नहीं है, हम इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, जो रास्ते में चलते लोग मिलते हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो एक अच्छा इंटरेक्शन होता है।